जैसे ही चौपाई गूंजी, अलाव की आग भड़क उठी और वे तीनों आकृतियां धुएं में बदल गईं। भाग बिरजू, बैलगाड़ी पर चढ़ जा, जल्दी कर। बिरजू गिरते पड़ते भागा और बैलगाड़ी पर कूद गया। रामगढ़ गांव के सीवान पर पसरा सन्नाटा आज कुछ ज्यादा ही गहरा था। पूस की कड़कड़ाती ठंड ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले रखा था। चारों तरफ सरसों और गन्ने के खेत कोहरे की सफेद चादर में लिपटे हुए थे, मानो प्रकृति ने खुद को किसी कफन में ढक लिया हो। रात के करीब 11 बज रहे थे, जो गांव के हिसाब से आधी रात से भी ज्यादा का समय था। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो हवा के झोंकों के साथ और भी डरावनी लग रही थीं। गांव की कच्ची सड़क पर, जो दूसरे गांव बेलपुर से आती थी, एक बैलगाड़ी चरमराहट के साथ आगे बढ़ रही थी। बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज टुन टुन करके सन्नाटे को तोड़ रही थी, लेकिन उस आवाज में कोई संगीत नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। बैलगाड़ी पर 2 लोग सवार थे, 60 साल के बुजुर्ग काका हरिया और उनका 25 साल का भतीजा बिरजू। वे बेलपुर के बाजार से अपनी फसल का पैसा लेकर लौट रहे थे। हरिया काका हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, जबकि बिरजू बैलों की रास थामे हुए था। आगे का रास्ता घने कोहरे ने निगल लिया था। बिरजू, बैलों की चाल देख रहा है? ये मोती और हीरा आज ऐसे डगमगा क्यों रहे हैं, जैसे कोई इनके पैरों में जंजीर डाल रहा हो। जरा रास कस के पकड़। काका, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। ये बैल इस रास्ते से 100 बार गुजरे हैं, कभी नहीं रुके, लेकिन आज जैसे ये आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। और हवा देखिए, एकदम थम गई है। न पेड़ों के पत्ते हिल रहे हैं, न झींगुर बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी मरे हुए रास्ते पर चल रहे हैं। चुप कर, शुभ शुभ बोल। तुझे पता नहीं है हम कहाँ हैं? ये बरम बाबा का बरगद पीछे छूट गया है। अब हम काली माटी वाले इलाके में हैं। मेरे दादा कहते थे कि अमावस और पूस की रातों में यहाँ चकवा उतरता है। वो मुसाफिरों की अक्ल पर पर्दा डाल देता है। रास्ता सीधा होता है, पर पैर गोल गोल घूमने लगते हैं। अरे काका, आप भी किन पुराने किस्सों में अटके हो? चकवा वकवा कुछ नहीं होता। कोहरा घना है, इसलिए बैलों को रास्ता नहीं सूझ रहा। मैं नीचे उतरकर लालटेन दिखाता हूँ, आप बस गाड़ी सीधी रखना। बिरजू ने अपनी बहादुरी दिखाने के लिए बात तो कह दी, लेकिन जैसे ही उसने बैलगाड़ी से नीचे उस कच्ची पगडंडी पर पैर रखा, उसे एक जबरदस्त झटका लगा। जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी। मिट्टी गीली ना होने के बावजूद ऐसी लग रही थी जैसे दलदल हो। उसने लालटेन उठाई और बैलों के आगे चलने लगा। कोहरा इतना घना था कि उसे अपने ही हाथ धुंधले दिख रहे थे। वे चलते रहे। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। कायदे से अब तक गांव का हनुमान मंदिर आ जाना चाहिए था। काका, कुछ गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। हम आधे घंटे से चल रहे हैं, लेकिन वो टूटा हुआ नीम का पेड़ अभी तक नहीं आया। और देखिए, बैलों की घंटियों की आवाज के अलावा कोई दूसरी आवाज क्यों नहीं है? हमारे जूतों की आवाज भी नहीं आ रही। बिरजू, मेरी बात ध्यान से सुन। ऊपर मत देखना, बस जमीन देख। मुझे लग रहा है चलावा हो गया है। चकवा ने हमें घेर लिया है। मैंने सुना है वो पहले समय को बांधता है, फिर रास्ते को। हम आगे नहीं बढ़ रहे बेटा, हम वहीं के वहीं चल रहे हैं। तभी कोहरे के बीच से उन्हें एक अजीब सी गंध आई। कच्चे तंबाकू और जले हुए मांस की मिलीजुली गंध। ये गंध इतनी तीव्र थी कि बिरजू का जी मचलने लगा। अचानक पगडंडी के बाईं ओर, जहां सिर्फ बबूल की झाड़ियां होनी चाहिए थीं, वहां उन्हें एक अलाव जलता हुआ दिखाई दिया। उस घने निर्जन जंगल में आग के चारों ओर 3 आकृतियां बैठी थीं। वे आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। काका, वो देखिए, वहां लोग बैठे हैं। शायद खेत की रखवाली करने वाले होंगे। चलो उनसे रास्ता पूछते हैं, शायद हम भटक गए हैं। नहीं बिरजू, खबरदार जो उधर कदम बढ़ाया। बैलगाड़ी रोक। वो इंसान नहीं है। इतनी रात को इस काली माटी के मैदान में कोई इंसान आग नहीं तापता। वो चकवा का भ्रमजाल है। वो तुझे बुलाएंगे, तुझे अपना हुक्का देंगे। अगर तूने उनका दिया पानी पिया या हुक्का छुआ तो तू रास्ता भूल जाएगा और ताउम्र इसी कोहरे में भटकता रहेगा। लेकिन बिरजू को काका की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि काका बुढ़ापे की वजह से सठिया गए हैं। उसे लगा कि वे लोग शायद गांव के ही कोई लोग हों।
वो जैसे सम्मोहन में हो धीरे धीरे उस अलाव की ओर बढ़ने लगा। आग की लपटें अजीब थीं, उनमें से पीली नहीं बल्कि नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही बिरजू अलाव के करीब पहुंचा, उन तीनों आकृतियों ने एक साथ अपने सिर उठाए। उनके चेहरों पर कंबल का साया था, इसलिए कुछ साफ नहीं दिख रहा था। आओ मुसाफिर, रास्ता लंबा है, थक गए होंगे। 2 कश लगा लो, थकान मिट जाएगी और रास्ता साफ दिखने लगेगा। हाँ, बैठ जाओ। आज की रात कोई घर नहीं पहुंचता। आज की रात तो बस चलने के लिए है। हमारे साथ बैठो। हम भी बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं अपने घर जाने का। भाई साहब, हम रामगढ़ जा रहे हैं। रास्ता शायद भटक गए हैं। ये पगडंडी खत्म ही नहीं हो रही। क्या आप बता सकते हैं सही रास्ता कौन सा है? रास्ता तो यही है। तुम जिस पर चल रहे हो वही रास्ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम चल रहे हो या जमीन तुम्हारे नीचे से खिसक रही है? बिरजू को अब कुछ गलत महसूस हुआ। उसने गौर किया कि अलाव की लकड़ी जल रही थी, लेकिन वो राख नहीं बन रही थी। और उन तीनों आदमियों के पैर, उनके पैर जमीन पर नहीं थे, वे हवा में कुछ इंच ऊपर लटक रहे थे। बिरजू का खून जम गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। तभी पीछे से हरिया काका ने जोर से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। काका की आवाज में कंपन था, लेकिन विश्वास अडिग था। जैसे ही चौपाई गूंजी, अलाव की आग भड़क उठी और वे तीनों आकृतियां धुएं में बदल गईं। भाग बिरजू, बैलगाड़ी पर चढ़ जा, जल्दी कर। बिरजू गिरते पड़ते भागा और बैलगाड़ी पर कूद गया। हरिया काका ने बैलों की पूंछ मरोड़ी और बैलगाड़ी सर पर दौड़ी। लेकिन रास्ता अब और भी भयानक हो गया था। पगडंडी के दोनों ओर खड़े बबूल के पेड़ अब इंसानी आकृतियों जैसे लग रहे थे। उनकी टहनियां बैलगाड़ी की छत को खरोच रही थीं। काका, ये क्या हो रहा है? हम जितनी तेज भाग रहे हैं, कोहरा उतना ही घना होता जा रहा है। और देखिए, वो पुराना कुआं। काका, हम इस कुएं को तीसरी बार पार कर रहे हैं। हम गोल गोल घूम रहे हैं। चकवा ने हमें बांध लिया है। हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। सचमुच वही टूटा हुआ कुआं, वही पीपल का पेड़, वे एक ही दायरे में घूम रहे थे। बैल भी अब थककर हांफने लगे थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। तभी कोहरे के बीच से एक जानी पहचानी आवाज आई। बिरजू बेटा, इतनी देर क्यों कर दी? मैं कब से खाने पर बैठी हूँ। आ जा बेटा, इधर आ, रास्ता इधर है। काका, वो माँ की आवाज है। माँ हमें लेने आई है। देखो, उधर से आवाज आ रही है, खेत के बीच से। मूर्ख मत बन, तेरी माँ घर पर है। ये छलावा है। चकवा अपनों की आवाज में बुलाता है। अगर तूने जवाब दिया तो तेरी आवाज हमेशा के लिए छीन ली जाएगी। अपने कान बंद कर ले। आवाजें बढ़ती गईं। कभी बिरजू के दोस्तों की आवाज, कभी काका के मरे हुए भाई की आवाज। हरिया, मेरे भाई, मेरे पास आ, यहाँ बहुत शांति है। पूरा माहौल आवाजों के शोर से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उस खेत में मौजूद हो, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। काका ने अपनी जेब से एक पुरानी लोहे की कील और थोड़ा सा काला नमक निकाला। ये टोटका उन्हें उनके पिता ने सिखाया था। बिरजू, ये नमक और कील पकड़ और इसे बैलों के पैरों के बीच फेंक दे और जोर से बोल, ये रास्ता तेरा नहीं हमारा है। अपनी दुनिया में लौट जा। बिरजू ने कांपते हाथों से वैसा ही किया। उसने नमक फेंका और पूरी ताकत से चिल्लाया। जैसे ही नमक जमीन पर गिरा, एक तेज आंधी चली। कोहरा ऐसे छटने लगा जैसे किसी ने पर्दा खींच लिया हो। जो अजीब आवाजें आ रही थीं, वे एक तेज चीख में बदल गईं और फिर सन्नाटा छा गया। सामने कोहरे के हटते ही गांव के मंदिर का त्रिशूल दिखाई दिया। वे गांव के बिल्कुल करीब थे, मुश्किल से 100 कदम दूर। काका, मंदिर, हम बच गए। हम गांव पहुंच गए। हाँ, लगता तो है, लेकिन जब तक घर की देरी न पार कर लें, भरोसा मत करना। चकवा आखिरी चाल भी चलता है। बैलगाड़ी गांव में दाखिल हुई।
रात के 2 बज रहे थे। गांव पूरा शांत था, लेकिन ये शांति सुकून देने वाली नहीं थी। कुत्तों के भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी, जो आमतौर पर बैलगाड़ी की आवाज सुनकर भौंकते थे। बिरजू ने अपनी झोपड़ी के सामने बैलगाड़ी रोकी। चलो काका, उतरते हैं। आज की रात तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वे दोनों नीचे उतरे। बिरजू ने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे से दरवाजा खुला। सामने बिरजू की पत्नी खड़ी थी। उसके हाथ में लालटेन थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो एकदम पथरीली लग रही थी। इतनी देर? तुम लोग तो शाम को आने वाले थे। अरे रास्ते में कोहरा बहुत था और कुछ अजीब हुआ हमारे साथ। खैर छोड़ो, भूख लगी है, खाना दो। रुक बिरजू, अंदर मत जा। क्यों काका, हम घर आ गए हैं। जरा जमीन पर देख। लालटेन की रोशनी में तेरी पत्नी की परछाई दिख रही है, बैलगाड़ी की परछाई दिख रही है, लेकिन हमारी परछाई कहाँ है? बिरजू ने नीचे देखा। उसके पैरों तले की जमीन खाली थी। रोशनी उसके शरीर के आर पार जा रही थी। उसकी और काका की कोई छाया जमीन पर नहीं बन रही थी। ये क्या है काका? हमारी परछाई? परछाई तो तुम काली माटी में ही छोड़ आए इंसान को। चकवा ने तुम्हें जाने दिया, लेकिन पूरा नहीं। तुम घर तो आ गए, लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी उसी पगडंडी पर गोल गोल घूम रही है। तभी दूर, बहुत दूर, गांव के बाहर उसी काली माटी के खेत से बैलों की घंटियों की आवाज आई। टुन टुन टुन, और उसके साथ 2 लोगों के चिल्लाने की आवाज हवा में तैरती हुई आई। बचाओ, कोई हमें रास्ता दिखाओ, हम भटक गए हैं। वो आवाज किसी और की नहीं, खुद बिरजू और हरिया काका की थी। दरवाजे पर खड़े बिरजू ने काका की तरफ देखा। काका धीरे धीरे मिट्टी के ढेर में बदलने लगे। बिरजू ने अपने हाथ देखे, वे भी धुएं की तरह बिखर रहे थे। हम कभी उस जंगल से बाहर नहीं निकले बिरजू। ये सब एक छलावा था। हम अभी भी वहीं हैं, और ये जो घर हम देख रहे हैं, ये हमारी मौत का भ्रम है। और देखते ही देखते झोपड़ी, पत्नी और हम सब कोहरे में विलीन हो गए। वे दोनों फिर से उसी टूटे हुए कुएं के पास बैलगाड़ी पर बैठे थे। अलाव अभी भी जल रहा था, और वे 3 अजनबी अभी भी मुस्कुरा रहे थे। चकवा का खेल खत्म नहीं हुआ था, वो तो बस शुरू हुआ था। रामगढ़ की वो रात उन दोनों मुसाफिरों के लिए अब एक अनंत काल बन चुकी थी। पगडंडी अब भी वहीं थी, इंतजार करती हुई अगले मुसाफिर का। जेठ का महीना था, लेकिन सूरज ढलते ही बिचपुरी गांव के रास्ते पर ठंडक नहीं, बल्कि एक अजीब सी सिहरन दौड़ने लगती थी। मोहन अपने बचपन के दोस्त सोहन के साथ बैलगाड़ी से उतरकर पैदल गांव की पगडंडी पर चल रहा था। सोहन का पुश्तैनी घर इस गांव के एकदम आखिरी छोर पर था, जहां आबादी खत्म हो जाती थी और पुराना जंगल शुरू होता था। मोहन को शहर की भागदौड़ से कुछ दिन का आराम चाहिए था, इसलिए सोहन उसे अपने गांव ले आया था। रास्ता कच्चा था, दोनों तरफ गन्ने के खेत थे जो हवा में सरसरा रहे थे। शाम गहरा रही थी, दूर कहीं सियारों के रोने की आवाज आ रही थी। अरे सोहन भाई, तेरा गांव तो बड़ा डरावना लग रहा है। इतनी शाम हो गई पर कोई आदमी नहीं दिख रहा खेतों में, और ये हवा, इसमें कैसी अजीब सी सड़ांध है। भाई आवाज धीरे रख, यहाँ शाम के बाद लोग खेतों में नहीं रुकते। और ये सड़ांध, ये उस तालाब की है जो मेरे घर के पीछे है। मैंने तुझे बताया था ना, मेरा घर बहुत पुराना है, दादाजी के जमाने का। बस तू मेरे साथ रह और ज्यादा इधर उधर मत देखना। चलते चलते वे घर के सामने पहुंचे। घर क्या था? एक पुरानी हवेली का खंडहर था। दीवारें मिट्टी और लखौरी ईंटों की बनी थीं। घर के पीछे की दीवार टूटी हुई थी और वहीं से वो तालाब शुरू होता था। पानी बिल्कुल काला था। उसके किनारे पर कोई घास नहीं थी, सिर्फ काली गीली मिट्टी थी। मोहन की नजर जैसे ही तालाब पर पड़ी, उसे लगा कि पानी हिल रहा है, जबकि हवा बंद थी। तभी घर के औसारे में
बरामदे में एक बूढ़ा आदमी लालटीन चला रहा था। वो घर का पुराना रखवाला बिरजू काका था। आ गए मालिक। और ये साथ में कौन है? सोहन बेटा, मैंने मना किया था, इस घर में अब सांस लेना मुश्किल है, तुम फिर भी मेहमान ले आए। काका, ये मोहन है, मेरा जिगरी यार। कुछ दिन रहेगा यहाँ। आप बस भोजन का प्रबंध करो और डराओ मत। बेटा मोहन, तुम शहर के हो, तुम्हें यहाँ के कायदे नहीं पता। गौर से सुन लो, ये घर इंसानों का कम और उसका ज्यादा है। किसका काका? सुनो बेटा, उस तालाब में छलावा रहता है। बरसों पहले कोई डूब के मरा था या मारा गया था, कोई नहीं जानता, लेकिन अब वो पानी खून मांगता है। 3 बातें अपने दिमाग में बिठा लो। पहला, सूरज ढलने के बाद घर के पिछले हिस्से में मत जाना। दूसरा, अगर रात को तालाब की तरफ से कोई आवाज आए, चाहे कोई रो रहा हो या हंस रहा हो, उधर कान मत लगाना। तीसरा, और यह सबसे जरूरी है, अगर रात को तुम्हारा दरवाजा खटखटाए और कोई सोहन की आवाज में या तुम्हारी मां की आवाज में भी दरवाजा खोलने को कहे, तो दरवाजा मत खोलना। जब तक सुबह की चिड़िया न चहचहाए, कुंडी मत खोलना। काका बस करो, मोहन डर जाएगा। चलो अंदर चलते हैं। मोहन को वो कमरा दिया गया जिसकी एक खिड़की सीधे तालाब की तरफ खुलती थी। खिड़की में लोहे की सलाखें थीं, लेकिन शीशा नहीं था, सिर्फ लकड़ी के पल्ले थे। रात के 12 बज चुके थे, पूरा गांव सो चुका था। सोहन दूसरे कमरे में था। मोहन चारपाई पर लेटा करवटें बदल रहा था। गर्मी बहुत थी, इसलिए उसने खिड़की थोड़ी सी खोल रखी थी ताकि हवा आए। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। मोहन, ओ मोहन। मोहन का खून जम गया। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि सोहन की थी। भाई जरा खिड़की खोलना, मैं बाहर पेशाब करने आया था, पैर फिसल गया, कीचड़ में फंस गया हूँ। मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच ले यार। सोहन बाहर क्या कर रहा है? वो तो अपने कमरे में सो रहा था, लेकिन आवाज तो उसी की है और वो मुसीबत में लग रहा है। मोहन चारपाई से उठा, वो खिड़की की तरफ बढ़ा। उसका हाथ लकड़ी के पल्ले पर गया। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, उसके कमरे के दरवाजे के उस पार से, घर के अंदर से। मोहन, तू जाग रहा है क्या? मुझे लगा कोई बाहर चल रहा है। तू ठीक है ना? मोहन वहीं जम गया। अगर सोहन कमरे के दरवाजे के बाहर हॉल में है, तो खिड़की के बाहर तालाब के पास कीचड़ में कौन बुला रहा है? बाहर वाली आवाज अब बदल गई। खोल दे, खिड़की खोल दे मोहन, मुझे तेरी आंखों का रंग देखना है। कमरे के अंदर की हवा जैसे जम गई थी। मोहन खिड़की से 10 कदम पीछे हटकर दीवार से सट गया था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, जबकि बाहर से आने वाली हवा हड्डियों को गलाने वाली ठंडी थी। खिड़की के बाहर से जो आवाज आई थी, मुझे तेरी आंखों का रंग देखना है, वो अब सोहन की आवाज नहीं थी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला। नहीं, दूर रहो। मोहन, क्या हुआ? तू चिल्ला क्यों रहा है? मैं हूं सोहन, मुझे लगा तू किसी मुसीबत में है। मोहन ने अपनी फटी हुई आंखों से सोहन को देखा। सोहन के हाथ में लालटेन थी। उसने घर के कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में नींद और डर दोनों थे। ये असली सोहन था। मोहन की जान में जान आई, लेकिन डर कम नहीं हुआ। उसने कांपते हुए हाथ से खिड़की की तरफ इशारा किया। वहां खिड़की के बाहर कोई है। वो तेरी आवाज में बोल रहा था सोहन। उसने कहा कि वो कीचड़ में फंसा है और उसे मदद चाहिए, लेकिन तू तो यहां है। सोहन का चेहरा पीला पड़ गया। उसे बिरजू काका की चेतावनी याद आ गई। वो अपनों की आवाज में बुलाएगा। देख लिया, पहचान लिया अपनी ही परछाई को। भाग मोहन, बाहर वाले कमरे में चल, ये जगह सुरक्षित नहीं है, सोहन चिल्लाया। दोनों दोस्त कमरे से निकलकर दालान की तरफ भागे, जहां बिरजू काका बैठे थे। उसने तुम्हें देख लिया ना, मैंने कहा था वो मन को पड़ता है। अब वो सिर्फ डराएगा नहीं, अब वो अंदर आने की कोशिश करेगा।
सोहन, बेटा सोहन, दरवाजा खोल, तेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है। हम उन्हें शहर के अस्पताल ले जा रहे हैं। सोहन बेटा, जल्दी बाहर आ, गाड़ी खड़ी है। ये आवाज उसकी माँ की थी, उसकी माँ जो शहर में रहती थी। उसका दिल तड़प उठा। सोहन की आंखों में आंसू आ गए। वो दरवाजे की तरफ लपका। मूर्ख मत बन, होश में आ। तेरी माँ शहर में है। यहाँ अभी रात के 2 बजे इस बारिश और कीचड़ में कौन सी गाड़ी आ सकती है? ये छलावा है। ये तुझे ममता के जाल में फंसाकर बाहर खींचना चाहता है। अगर तूने कुंडी खोली तो बाहर तेरी माँ नहीं, तेरी मौत खड़ी है। लेकिन काका, ये आवाज, ये तो बिल्कुल माँ जैसी है। वो रो रही हैं। अगर सच में कुछ हुआ हो तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सोहन, तू सुन नहीं रहा? तेरे पिताजी की सांसें उखड़ रही हैं। दरवाजा खोल दे मेरे लाल, तू इतना पत्थर दिल कब से हो गया? तभी मोहन, जो कोने में खड़ा था, उसकी नजर दरवाजे की नीचे पड़ी। सोहन, रुक जा, नीचे देख, फर्श पर देख, मोहन चिल्लाया। सोहन ने नीचे देखा। दरवाजे की नीचे की झिली से कुछ अंदर आ रहा था। वो पानी था, काला, गाढ़ा और बदबूदार पानी। वो समझ गया, अगर उसकी माँ बाहर होती तो दरवाजे के नीचे से तालाब का पानी अंदर क्यों आता? बाहर वाली शक्ति को जब महसूस हुआ कि उसकी चाल नाकाम हो गई है, तो उसका रोना अचानक बंद हो गया, जैसे किसी ने रेडियो बंद कर दिया हो। एक पल का जानलेवा सन्नाटा छाया और फिर एक जोरदार राक्षसी हंसी गूंजी। बच गया? समझदार हो गया है तू सोहन, लेकिन कब तक बचेगा? ये रात बहुत लंबी है और मेरे पास अंदर आने के और भी रास्ते हैं। अब दरवाजे पर हमले शुरू हो गए। धड़ धड़ धड़। दरवाजा पुराना सागौन की लकड़ी का था, लेकिन हर धक्के के साथ वो अंदर की तरफ झुक रहा था। मिट्टी की दीवारों से धूल झड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई एक आदमी नहीं, बल्कि 10 लोग मिलकर दरवाजे को कंधे से तोड़ रहे हैं। काका, ये अंदर आ जाएगा, दरवाजा नहीं टिकेगा। हमें क्या करना चाहिए? आग। छलावा आग से डरता है। सोहन, रसोई से केरोसिन का डिब्बा ला और मोहन, घर में जितने भी कपड़े मिले उन्हें इकट्ठा कर। हम दरवाजे के आगे आग जलाएंगे। अंधेरा इसका दोस्त है, रोशनी इसका दुश्मन। सोहन और मोहन ने पागलों की तरह काम किया। उन्होंने दरवाजे के ठीक आगे पुराने कपड़े और लकड़ियां जमा की और उन पर केरोसिन छिड़क दिया। काका ने माचिस जलाई और आग लगा दी। आग की लपटें ऊंची उठीं। जैसे ही आग जली, बाहर से दरवाजे पर पड़ रहे धक्के रुक गए। एक चीख सुनाई दी, गुस्से और जलन से भरी चीख। आग, तुम मुझसे आग से लड़ोगे? मैं पानी हूं,